मित्रों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे राज्य की कौन कौन से तत्व हैं, राज्य के जो विभिन्न तत्व हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि राज्य के लिए कौन कौन से तत्वों का होना जरूरी है। हालांकि इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। जैसे ग्लंसली ने राज्य के लिए 7 तत्वों का जिक्र किया है। पहला जनसंख्या, दूसरा स्थान, तीसरा संगठन, चौथा शासक और शासित में भेद, पांचवा जीवन, छठा सरकार के सिद्धांत, सातवां निर्गुण प्रधानता। इसको उन्होंने राज्य के लिए आवश्यक बताया है। जबकि बिलोबी सिर्फ 3 तत्वों की बात करते हैं, जनसंख्या, शासन तत्व और संविधान। जबकि प्रोफेसर गार्नर ने राज्य के 4 तत्वों को अनिवार्य बताया है राज्य के लिए। जनसंख्या, निश्चित भूमि, सरकार और संप्रभुता। जनसंख्या के संबंध में भी ये विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से अपना मत व्यक्त किया है। हालांकि जनसंख्या राज्य का सबसे पहला अनिवार्य तत्व है। क्योंकि राज्य एक मानवीय संगठन है, तो राज्य के लिए सबसे पहला जरूरी तत्व है जनसंख्या। यह जनसंख्या कितना होना चाहिए, इस पर विद्वानों में मतभेद है। प्लेटो ने एक राज्य की जनसंख्या 50-140 निर्धारित की। इसका कारण यह था कि यूनान में उस समय छोटे छोटे नगर राज्यों का प्रचलन था और प्लेटो एक आदर्श शासन की बात करते हैं। इसीलिए उन्होंने आदर्श शासन के अनुरूप एक छोटी जनसंख्या का समर्थन किया। दूसरी तरफ अरस्तु का अप्रोच जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा व्यवहारिक है। वो कहते हैं कि राज्य की जनसंख्या न तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए न बहुत कम होनी चाहिए, इतना ज़रूर होना चाहिए। इसके संबंध में वो कहते हैं कि राज्य आत्मनिर्भर रह सके, अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। जबकि रूसो ने जनसंख्या के संबंध में अपना विचार व्यक्त करते हुए बताया कि एक राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। उन्होंने जो 10,000 की जनसंख्या निर्धारित की, इसके पीछे भी उनकी जो अपनी विचारधारा थी कि वो चाहते थे कि सामान्य इच्छा की अनुरूप शासन होना चाहिए और इसलिए उन्होंने एक राज्य की एक सीमित जनसंख्या का ही प्रतिपादन किया है। हालांकि ये जनसंख्या संबंधी जो धारणा है, आज इसका बहुत महत्व नहीं रह गया है। ऐसा देखा गया है कि बहुत बड़ी जनसंख्या वाले देशों में भी प्रजातांत्रिक शासन सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं, जबकि छोटी जनसंख्या वाले देशों में भी बार बार सत्ता पलट, सैन्य शासन, ये उथल पुथल हमेशा बने रहना। हम पाकिस्तान को ही ले लें, उसकी तुलना में भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है, लेकिन बावजूद यहाँ डेमोक्रेटिक शासन कंटिन्यू कर रहा है। जबकि पाकिस्तान में बार बार समस्या आती है, ये सैन्य विद्रोह होता है, तो इस तरह की समस्याएं आती रहती है।
आज हम देखते हैं कि एक तरफ ऐसे भी देश हैं जिसकी जनसंख्या 1 अरब से ऊपर है, जैसे चीन और भारत। दूसरी तरफ ऐसे भी देश हैं जिसकी जनसंख्या कुछ हजारों में है, जैसे वेटिकन सिटी। राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है भूभाग। निश्चित भूभाग ये राज्य के लिए होना जरूरी है। ये राज्य का भौतिक आधार है, क्योंकि लोगों के राज्य में निवास करने वाले लोगों के भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि से ही होती है। निश्चित भूमि के महत्व को रेखांकित करते हुए गार्डनर ने बताया है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह कहना कठिन है कि किस प्रकार एक खानाबदोश जाति को राज्य कहा जाए। इसी तरह से हम देखते हैं कि 1947 से पहले ये यहूदी लोग विभिन्न देशों में बिखरे हुए थे और उनका राज्य नहीं था। जब 1947 में संगठित होकर के इजराइल में उन्होंने वो रहना शुरू किया और अपनी एक राजनीतिक इकाई वहाँ स्थापित की, तो उनको एक राज्य की संज्ञा दी गई। तो एक निश्चित भूभाग का होना ये राज्य के लिए जरूरी है। अब ये क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, इस पर भी विद्वानों में अपनी अपनी राय है। मॉन्टेस्क्यू ने जनतांत्रिक शासन के लिए छोटे क्षेत्रफल वाले राज्य को ज़्यादा उपयोगी माना है, जबकि साधारण क्षेत्रफल वालों के लिए ये राजतंत्र जो है वो साधारण क्षेत्रफल के लिए, और बृहद क्षेत्रफल के लिए उन्होंने तानाशाही शासन को, निरंकुश शासन को अच्छा बताया। हालांकि अब व्यवहार में ऐसा नहीं है। व्यवहार में हम देखते हैं कि बड़े क्षेत्रफल में भी ये जनतांत्रिक शासन है और छोटे क्षेत्रफल में भी तानाशाही शासन हो जाता है। वहाँ तानाशाह डिक्टेटरशिप चलता रहता है। तो ये भी बात जो है, क्षेत्रफल कितना होना चाहिए इसे निर्धारित करना व्यवहारिक नहीं है। तीसरी जो राज्य की अनिवार्य तत्व है वो है सरकार। सरकार के द्वारा ही राज्य अपनी इच्छाओं को व्यक्त करती है, अभिव्यक्त करती है, अपने जो उसके कार्य हैं उसको क्रियान्वित करती है, अपने कार्यों को क्रियान्वित करती है, अपनी इच्छाओं को अभिव्यक्त करती है। और इस तरह से सरकार जो है वो राज्य को एक अस्तित्व प्रदान करते हैं। वास्तव में राज्य तो एक अमूर्त संस्था है, इसको मूर्त रूप सरकार के द्वारा ही प्राप्त होता है। राज्य कहीं दिखता नहीं है, लेकिन सरकार दिखता है। जैसे बिहार सरकार, भारत सरकार, ये दिखता है। सरकार दिखती है, राज्य नहीं दिखता है। तो इस तरह से अब क्या कहते हैं, ये सरकार के अभाव में जो कोई जन समूह है वह अराजक जन समूह होगा। सरकार का होना राज्य के लिए
बहुत ही जरूरी है। इसके महत्व को रेखांकित करते हुए गार्डनर ने कहा है कि सरकार के अभाव में जनसंख्या असंबद्ध, असंगठित, अराजकीय समूह होगा तथा वह कोई भी सामूहिक कार्यवाही करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार का होना जरूरी है। सरकार किसी भी तरह की हो सकती है, राजतंत्र हो, तानाशाही शासन हो, प्रजातांत्रिक शासन हो, सरकार किसी भी प्रकार की हो, लेकिन उसके जो 3 प्रमुख अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये जरूर होने चाहिए। राज्य का चौथा महत्वपूर्ण और अनिवार्य तत्व है संप्रभुता। इसे राज्य का प्राण तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अभाव में शेष 3 तत्वों के रहते हुए भी किसी जन समूह को राज्य नहीं कहा जा सकता। जैसे 1947 के पूर्व भारत एक राज्य नहीं था, जबकि भारत के पास जनसंख्या थी, इसका निश्चित भूभाग भी था, भारत सरकार भी थी, लेकिन संप्रभुता शक्ति नहीं थी। ये संप्रभुता शक्ति राज्य में 2 रूपों में पाया जाता है। आंतरिक संप्रभुता, जिसका तात्पर्य ये है कि राज्य में निवास करने वाली समस्त जनता राज्य के आदेशों का पालन करती है और जो राज्य के आदेशों का पालन नहीं करते हैं उसे राज्य दंडित करने में सक्षम होती है। और राज्य जो है आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च होता है, उससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई दूसरी संस्था उस राज्य के भीतर नहीं होती। दूसरा जो संप्रभुता का रूप है वो बाहरी रूप, बाह्य संप्रभुता। उसका तात्पर्य ये है कि राज्य बाह्य दृष्टि से निरंकुश होती है, स्वतंत्र होती है, यानी वह किसी के अधीन नहीं होती, वह किसी के निर्देशन में कार्य नहीं करती। इसी तत्व के कारण ये भारत 1947 के कारण, चूंकि आंतरिक दृष्टि से भी भारत सरकार जो है वो सर्वोच्च नहीं थी, ब्रिटेन की सरकार सर्वोच्च थी, और बाह्य दृष्टि से भी भारत सरकार स्वतंत्र नहीं थी, वह ब्रिटेन के अधीन थी। और यही कारण है कि भारत के जो 29 राज्य हैं उन्हें हम राज्य नहीं कहते हैं, क्योंकि उनके पास संप्रभुता की शक्ति नहीं है। तो ये संप्रभुता जो है वो राज्य का अनिवार्य तत्व है। इसके अभाव में राज्य को राज्य नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा भी कुछ विद्वानों ने आज्ञाकारिता की एक तत्व को रखा है। जैसे प्रोफेसर बिलोबी ने इन 4 तत्वों के अलावा आज्ञाकारिता का उल्लेख किया है, जबकि अधिकांश विद्वानों का ये मानना है कि संप्रभुता में ही आज्ञा पालन की भावना निहित होती है। फिर भी वास्तव में हम देखें तो संप्रभुता जो है वो राज्य की बाध्यकारी शक्ति है, वो जनता की आज्ञाकारिता नहीं है। और इस बाध्यकारी शक्ति का कभी कभी आज्ञाकारिता की अभाव में जनता जो है इस संप्रभु शासक का, संप्रभु राज्य का विरोध भी करती है, विद्रोह भी कर देती है। तो आज्ञाकारिता का महत्व थोड़ा सा अलग हो जाता है।
फिर भी आजकल इसे संप्रभुता के अंतर्गत ही अंतर्निहित मान लिया जाता है। एक अन्य तत्व मान्यता है, रिकॉग्निशन। किसी भी राज्य को अंतर्राष्ट्रीय जो क्षेत्र में जो विभिन्न राज्य हैं, वो राज्य उसे राज्य के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। इसी को रिकॉग्निशन कहते हैं, इसी को मान्यता कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ये विश्व राजनीति में अपनी भूमिका के निर्वहन के लिए राज्य को एक प्रतिष्ठापूर्ण भूमिका प्राप्त हो, इसके लिए जरूरी है कि उसे मान्यता भी प्राप्त हो। हालांकि एक बात ये भी है कि जो भी राज्य इन चारों तत्वों को पूरा करते हैं, जो भी राजनीतिक जनसमूह जो हैं वो इन चारों तत्वों को पूरा करते हैं, वैसे जनसमूह को देर सबेर पूरे विश्व की मान्यता मिल ही जाती है। तो आज हमने कोशिश किया कि आपको राज्य के इन तत्वों को बताए। हमने हो सकता है, ये आशा है कि आप इससे स्पष्ट हो पाए होंगे कि राज्य के लिए जो ये प्रमुख तत्व हैं ये कौन कौन से हैं और इन तत्वों का क्या योगदान है राज्य की अवधारणा में। आज की कक्षा में इतना ही। आज हम अपनी वीडियो को यही विराम देते हैं। फिर अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।